नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि यूएन महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और सद्भाव का भी प्रचार किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आपको एक बात और नोट करा दें कि 2 अक्टूबर को ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ। सवाल है, एल्टीट्यूड के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल निम्नलिखित में से कौन सी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं श्यामा टनल, अटल टनल, गोदार्ड बेस टनल या फिर संगलदन टनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऑल वेदर अटल सुरंग का उद्घाटन आज ही के दिन यानी 3 अक्टूबर को किया है। कभी कभी परीक्षा में इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं कि अमुक सुरंग या फिर अमुक चीज का उद्घाटन कब किया गया, किस तिथि को किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या फिर वनडे एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल बनते हैं। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह आज ही के दिन यानी 3 अक्टूबर 2020 को इस सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे देखते हैं, इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी और यात्रा के समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि मनाली और लेह के बीच जो डिस्टेंस है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है इस सुरंग के जरिए। तो कभी परीक्षा में यदि सवाल इस तरीके से बनता है कि यह सुरंग कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है या फिर किन दो लोकेशंस को जोड़ता है, तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को कम करता है। एल्टीट्यूड के हिसाब से यह टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा इस सुरंग को 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के पीर पंजल श्रेणी में बनाया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि हिमालय की किस श्रेणी से इसका कनेक्शन है, तो यह पीर पंजल रेंज से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग साल भर मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले अटल टनल का नाम रोहतांग टनल था। तो इस लिहाज से यह जो विश्लेषण है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल टनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2020 के लिए स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए हैं। राज्य श्रेणी में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी SSSS अभियान के तहत पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। जल शक्ति मंत्रालय ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया। इस मिशन के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों और अभियानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों इत्यादि को 2020 के लिए स्वच्छ भारत पुरस्कार भी दिए गए। 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक चलाए गए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय SSSS अभियान के तहत दिए गए स्वच्छ भारत दिवस 2020 पुरस्कार इस प्रकार हैं। गुजरात को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन के खाचरौद को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक और तमिलनाडु के सलेम जिले के चिन्नौर को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के तौर पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 15 जून से 15 सितंबर 2020 तक आयोजित सामुदायिक शौचालय अभियान SSA के लिए
राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों को दिए गए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात, क्योंकि आपसे पूछा गया था स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत राज्य श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है उस संदर्भ में, तो इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं सुर्खियों में रहा शब्द बोंगो सागर क्या है। अब यह टर्म बहुत ही चर्चित है अभी के समय में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके ऑप्शंस को पहले देखते हैं। कृत्रिम सागर, जल परिवहन सेवा, नौसेना अभ्यास या फिर चक्रवात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नौसेना अभ्यास। आइए इसके डिटेल्स को एक बार देख लें। भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपसे 2-3 तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला तो ये कि यह भारत और किस देश की सेना के साथ नौसैनिक अभ्यास हुआ है। दूसरा कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच कैसी सेना के साथ अभ्यास हुआ है, नौसेना है, थल सेना है, वायुसेना है, तटरक्षक बल है। या फिर इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि यह कौन सा संस्करण है अभ्यास का, पहला संस्करण है, दूसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण है, इस तरीके से। या फिर ये अपने आप में एक सवाल बना करके और 3-4 कथन के तौर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इस तरह यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे जो जुड़े हुए डिटेल्स हैं वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े कुछ और भी डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं, जैसे कि इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में शुरू हो रहा है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट पोत INS किल्टान और स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट BNS अबू बकर और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट BNS प्रोटॉय शामिल हो रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नौसेना अभ्यास। यहाँ पर हमने जो 2 पोतों की चर्चा की है भारतीय नौसेना की, उनके बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। INS किल्टान और INS खुकरी ने इस नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेशन किया है। यदि कभी परीक्षा में ऐसा सवाल भी बने कि इस अभ्यास में किन पोतों ने पार्टिसिपेशन किया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए INS किल्टान और INS खुकरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? इसरो, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा या फिर नासा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नासा। नासा ने कल्पना चावला के नाम वाले स्पेस शिप की सफल लॉन्चिंग की है। इस स्पेस शिप का नाम है SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट। इस स्पेस शिप की लॉन्चिंग वर्जीनिया स्थित नासा के स्पेस सेंटर मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट मार्स से हुई। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के हरियाणा में जन्मी कल्पना चावला ने 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर और 1984 में ही कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने नासा में अपने करियर की शुरुआत की। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नासा। यहाँ पर आपको एक हल्की सी जानकारी दे दें कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रशियन एजेंसी है अंतरिक्ष की, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। यदि परीक्षा में इस तरीके से सवाल बने कि अमुक अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है, तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कई बार वनडे एग्जाम्स में इस तरीके से सवाल बनते हैं, यूपीएससी में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वनडे एग्जाम्स में इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में जारी ICC विमेंस T20 टीम रैंकिंग्स में कौन सा देश पहले पायदान पर काबिज है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ICC विमेंस T20 टीम रैंकिंग्स जारी की गई है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर काबिज हैं।
इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड चौथे और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर हैं। आईसीसी विमेंस ओडीआई रैंकिंग्स की बात करें तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और इंग्लैंड तीसरे पायदान पर हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों का फिर से ध्यान रखना होगा कि भारत ने किस देश को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है और ओडीआई रैंकिंग्स में, वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग्स में भारत की क्या पोजीशन है। तो भारत की पोजीशन विमेंस T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है और ओडीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग आईसीसी विमेंस टीम की बात कर रहे हैं, न कि मेंस टीम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में किस फसल के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? धान, गेहूं, मक्का या फिर चाय? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। एमएस स्वामीनाथन को क्रॉप कैफेटेरिया, शस्य कार्यक्रम और आनुवांशिक रूप से उपज और गुणवत्ता में सुधार आदि से संबंधित धारणाएं विकसित करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता है। स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में कृषि सुधार की दिशा में काम किया था। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप और भारत में गेहूं की मैक्सिकन किस्म के प्रवेश से भारत में हरित क्रांति आई थी। स्वामीनाथन लैब टू लैंड कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रमों के इनिशिएटर रह चुके हैं। इस विश्लेषण से जाहिर होता है कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं। कई बार परीक्षा में इस तरीके से सवाल बने हैं और आगे भी बन सकते हैं कि हरित क्रांति का जो जनक कहलाता है वह कौन व्यक्ति है। तो इसका उत्तर हमने विश्लेषण में दे ही दिया है, नॉर्मन बोरलॉग है। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एमएस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एमएस स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है और उन्होंने ही भारत में कृषि सुधार की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है गेहूं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों ही बैक्टीरिया न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इस रोग में फेफड़ों के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल यानी फ्लूइड भर जाता है, जिसके चलते सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा होती है। बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द न्यूमोनिया के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कभी ऐसा प्रश्न बने कि इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा फेफड़ा जो है इस बीमारी से प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? मलेरिया, हैजा, डिप्थीरिया या फिर टाइफाइड? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मलेरिया। मनुष्य में कुछ रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के कुछ उदाहरण हैं। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे ज़्यादा गंभीर और घातक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9, रोग और संबंधित वैक्सीन के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चिकन पॉक्स वायरिसेला वैक्सीन, पोलियो IPV वैक्सीन, रूबेला MMR वैक्सीन या फिर टिटनस RV वैक्सीन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टिटनस RV वैक्सीन। रोग और उसके इलाज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कुछ वैक्सीन्स की सूची इस प्रकार है। चिकन पॉक्स के उपचार में वायरिसेला वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है। पोलियो के लिए IPV वैक्सीन, रूबेला के लिए MMR वैक्सीन,
इसके अलावा मीजल्स और मम्प्स के लिए MMR वैक्सीन का ही उपयोग होता है। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, इन तीनों के उपचार में DTP वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है। RV वैक्सीन का उपयोग रोटा वायरस के इलाज में होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेपेटाइटिस A, जबकि हेपेटाइटिस B वैक्सीन हेपेटाइटिस B के इलाज में प्रयोग में लाई जाती हैं। इन्फ्लुएंजा के उपचार में फ्लू वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी का जो युग्म है टिटनेस और RV वैक्सीन, यह सही नहीं है। आज के सेशन का अंतिम सवाल, विटामिन और उसके रासायनिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन C सिट्रिक एसिड या फिर विटामिन E टोकोफेरॉल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन C सिट्रिक एसिड, यानी यह युग्म सही नहीं है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल और विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इस तरह विश्लेषण से पता चलता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, न कि सिट्रिक एसिड। इस तरह यह युग्म गलत है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमने विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम की जो चर्चा की अभी, ये एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार युग्म के तौर पर पूछे जाते हैं या फिर सीधे सीधे प्रश्न बना दिए जाते हैं कि यह रासायनिक नाम किस विटामिन से जुड़ा हुआ है या फिर इस विटामिन से कौन सा रासायनिक नाम जुड़ा हुआ है। CDS में, NDA में, SSC में या फिर स्टेट सर्विस कमीशंस में इस तरीके के सवाल जनरली बना दिए जाते हैं। UPSC में जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है IAS की, उसमें भी कथन के तौर पर कई बार इस तरीके से सवाल बने हैं। यह जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो बेहतर होगा कि मैंने जो डिटेल्स में आपको विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम की जानकारी दी, ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, खबरों में रहे हसनबा त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर ओडिशा? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।